भाई भतीजावाद। और जब मैं भाई भतीजावाद परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है मैं सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र की बात करता हूं। जी नहीं, दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान की हर संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए है और उसके कारण मेरे देश की टैलेंट को नुकसान होता है, मेरे देश के सामर्थ्य को नुकसान होता है। जिनके पास अवसर की संभावनाएं हैं वो परिवारवाद, भाई भतीजे के बाद बाहर रह जाता है। भ्रष्टाचार का भी कारण ये भी एक बन जाता है ताकि उसका कोई भाई भतीजे के कार्य आसरा नहीं है तो लगता है चलो भाई कहीं से खरीद करके क्या जगह बना लूं। इस परिवारवाद से, भाई भतीजावाद से हमें हर संस्थाओं में एक नफरत पैदा करनी पड़ी होगी, जागरूकता पैदा करनी होगी, तब हम हमारी संस्थाओं को बचा पाएंगे। संस्थाओं के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार से राजनीति में भी परिवारवाद ने देश के सामर्थ्य को सबसे सारा अन्याय किया है। परिवारवादी राजनीति परिवार की भलाई के लिए होती है, उसको देश की भलाई से कोई लेना देना नहीं होता है। और इसलिए लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे के आन बान शान के नीचे भारत के संविधान का स्मरण करते हुए मैं देशवासियों को खुले मन से कहना चाहता हूं, आइए हिंदुस्तान के राजनीति के शुद्धिकरण के लिए भी, हिंदुस्तान की सभी संस्थाओं के शुद्धिकरण के लिए भी हमें देश को इस परिवारवादी मानसिकता से मुक्ति दिला करके योग्यता के आधार पर देश को आगे ले जाने की ओर बढ़ना होगा। ऐसा तो नहीं है कि देश के पास पहले प्रतिभाएं नहीं रही होंगी, ऐसा तो नहीं है कि खेलकूद की दुनिया में हिंदुस्तान के नौजवान, हमारे बेटे बेटियां कुछ कर नहीं सकते, लेकिन सिलेक्शन भाई भतीजेवाद की चैनल से गुजरते थे और उसके कारण वो खेल के मैदान तक, उस देश तक तो पहुंच जाते थे। जीत हार से उन्हें लेना देना नहीं था, लेकिन जब ट्रांसपेरेंसी आई, योग्यता के आधार पर खिलाड़ियों का चयन होने लगा, पूर्ण पारदर्शिता से खेल के मैदान में सामर्थ्य का सम्मान होने लगा, आज देखिए दुनिया में खेल के मैदान में भारत का तिरंगा फहरता है, भारत का राष्ट्रगान गाया जाता है, गर्व होता है और परिवारवाद से मुक्ति होती है, भाई भतीजावाद से मुक्ति होती है तो ये नतीजे आते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का ये संबोधन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का विश्लेषण सरल अंदाज में आप तक पहुंचाने के लिए लगातार हमारे साथ एक्सपर्ट पैनल के हमारे खास मेहमान तो बने हुए हैं, साथ ही अब दो राजनीतिक मेहमान भी जो इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता के शर्मा जी, कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता अभय दुबे जी भी अब इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का, बहुत बधाई आप दोनों को आज स्वतंत्रता दिवस की। ऐसे में अभय जी, जो कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर प्रतिक्रिया आई है कि साहब प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन से देश को निराश किया, तो बहुत से लोगों के मन में यह सवाल है, सर देश को निराश किया या फिर परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने का वक्त आ गया है? अगर भारत को विकसित भारत बनाना है, इस निर्णायक लड़ाई वाली बात ने कांग्रेस को निराश कर दिया है। सर देशवासियों को इस अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत प्रगति, समृद्धि, उत्थान के प्रशस्त मार्ग पर चले। रोमाना जी, बहुत इको हो रहा है, अगर इसको ठीक करा पाएंगे तो मैं बोल पाऊंगा, अन्यथा मैं बात नहीं। सर आप अपनी बात रखते रहिए, मैं उसको ठीक कराने की कोशिश करती हूँ, या अगर आप नहीं अपनी बात अभी रखना चाहते हैं, जब तक ठीक ना हो तो मैं अगले मेहमान का रुख करूं। बताइए आप। रोमाना जी, मुझे अपेक्षा थी कि प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से जो लगातार 2014 के भाषण दे रहे थे, मैं उसको देख रहा था। कभी 2 करोड़ रोजगारों का वादा किया उन्होंने, कभी महंगाई पर वार किया, कभी काला धन पर वार किया, तो 12 करोड़ रोजगार छीन गए 8 सालों में लोगों के। 84% लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए।
करीबी रेखा के नजदीक आ गए, ऑक्सीजन की रिपोर्ट है। स्विस बैंक में आप ही के चैनल ने रिपोर्ट की कि 50% धन की बढ़ोतरी हो गई बीते दिनों। और प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं किसान भाइयों आपकी आमदनी दोगुनी कर दूंगा 5 सालों में। 2022 का ही लक्ष्य रखा था। एनएसएस तो रिपोर्ट देता है कि वो 27 रुपए हो गई और एक धन्ना सेठ 1002 करोड़ रुपए कमाने लगा। प्रधानमंत्री जी, परिवारवाद पर आज आपने गंभीर चिंता व्यक्त की है। तुरंत आपको तय करना चाहिए कि वसुंधरा जी के परिवार के सारे लोग, राजनाथ जी के पंकज सिंह जी, धूमल साहब के बेटे अनुराग ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान जी जिनके विरासत एक राजनीति के परिवार से भारतीय जनता पार्टी के, पीयूष गोयल साहब आते हैं, किरण रिजिजू, एक लंबी फहरिस्त है। मंत्रिमंडल से आज ही इन्हें हटा दीजिए और परिवारवाद का दाग तुरंत धो लीजिए। देश में महंगाईवाद और बेरोजगारीवाद भीषणतम तरीके से बढ़ा दिया। मैं जवाब लेती हूँ, ठीक है सर। आखिरी रोमाना जी, आपने आत्मनिर्भर भारत की बात की थी, तो बता दूं आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि $100 बिलियन का इंपोर्ट हम चाइना से करने लगे, जो 13-14 में $38 बिलियन था। और जिस इंडिजीनियस प्रोडक्शन सोप की आपने बात की ना, वो 39,400 करोड़ रुपए का इंपोर्ट हमने इस बार किया है, जो 25,000 करोड़ रुपए था जब ये लोग सरकार में आए थे। तो ये सिर्फ अच्छे भाषण प्रधान। जवाब लेती हूँ सर। के शर्मा जी, दो बातें मुख्य तौर पर जो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से कही जा रही हैं कि साहब परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की जब आप बात करते हैं तो दोहरे मापदंड क्यों, आपकी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं वो। और दूसरी बात उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इससे पहले 15 अगस्त के मौके पर लाल किले की प्राचीर से जो वादे किए गए थे उनका क्या, गोल पोस्ट एक बार फिर से आगे बढ़ाती हुई बीजेपी मोदी सरकार। सर, ये दो आरोप आप पर, जवाब दीजिए। देखिए रोमाना जी, सर्वप्रथम तो मैं स्वतंत्रता के इस अमृत काल में देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और जिस ढंग से आज अमृत काल में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत तत्व का बोध कराया और एक दूरदर्शितापूर्ण सर्वसमावेशी एक जो उद्बोधन उनका आज देश को मिला है, निश्चित रूप से जनता उसको अच्छे ढंग से लेगी और उसके संकल्प भी अपने आप में लेगी जिस बातों की उन्होंने अपील की है जी। मुझे आश्चर्य होता है कई बार कि आखिर जब माननीय प्रधानमंत्री जी वंशवाद की बात करते हैं, परिवारवाद की बात करते हैं या भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो कांग्रेस को इतनी चुभन क्यों होती है, इतनी दर्द क्यों होती है, क्या कारण है, एकदम से बौखला जाते हैं। तो वास्तविक स्थिति है कि क्या कांग्रेस देश से भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं करना चाहती या उसके पक्ष में खड़ी है? आज उनको स्पष्ट करना चाहिए। इसलिए इस बात को मैं कहता हूं कि अभी पिछले दिनों जो घटनाक्रम देखने को मिले हैं, जो भ्रष्टाचार की जो कार्रवाई हो रही है, उसमें ऐसा विचित्र आंदोलन करना, हिंसा करना, तोड़फोड़ मचाना, क्या है? देश में भ्रष्टाचार खत्म नहीं होना चाहिए? देश में एक वंशवादी जो राजनीतिक प्रक्रिया चली आ रही है, क्या उसका समापन नहीं होना चाहिए? आज तो उन्होंने राजनीतिक साथ भी स्पष्ट भी किया कि वो तो अभय जी ने गिना दिए ना सर, आपकी पार्टी के अंदर तमाम नेताओं के नाम उन्होंने गिना दिए और वो यही तो सवाल कर रहे हैं कि साहब दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। नहीं, सुने जी जी जी। नहीं, दो चीजें हैं ना। आप पहले कांग्रेस वंशवाद परिवारवाद की जो है परिभाषा समझ ले कि क्या परिवारवाद है और क्या वंशवाद है। एक ही वंश का, एक ही परिवार का एक व्यक्ति एक ही पद पर हमेशा बना रहे, यह है वंशवाद। यहां यदि कोई योग्य है, इसको भी स्पष्ट किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कई भाषणों में। उन्हें कहा है कि यदि कोई परिवार में मान लो कोई काम करता है, जनसेवा कर रहा है और उसकी सफलता है, उसको मिल रही है, यदि उसको जनता स्वीकार रही है तो ठीक है। लेकिन आप एक जगह प्रतिस्थापित करते हैं कि इसके अलावा और कोई इस परिवार के अलावा हो ही नहीं सकता, तो इस पर जाकर ये विचार आता है कि आप समझ गए परिवारवाद की परिभाषा। और ये है इसी परिस्थिति में परिवारवाद। तो इनको एक बात कह के समाप्त एक बात कह के समाप्त करूंगा, फिर बाबा जी बोले। मैं आज केवल एक बात और कह दूं, क्योंकि इसी बात पर एक आज इन्होंने ट्वीट किया है कांग्रेस ने, ये सोनिया गांधी जी की आवाज संदेश है। रोमाना जी, आपने भी इसका जिक्र किया। मैं इसका जिक्र केवल मैं पढ़ नहीं रहा हूं इसलिए क्योंकि आपको इसके पूरी लाइनें जानकारी में है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि यदि आज माननीय सोनिया गांधी जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरा भाषण सुना होता
और उनके स्क्रिप्ट राइटर भी सुने होते तो कम से कम इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करते। आज के दिवस में मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की किसी उद्बोधन को इन्होंने सुना ही नहीं, और जिस ढंग का इसमें आरोप लगाया है बहुत ही हास्यास्पद आरोप है। मैं इसे दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। ठीक है, आइए अभय जी जवाब दीजिए जल्दी से, उसके बाद मैं एक्सपर्ट पैनल करूंगी जी। रोमाना जी, इनके परिवार के ये जिनको चुने परिवार में वो परिवारवाद नहीं होता। अरे सारे ही जिनको जनता चुनकर प्रतिनिधि बनाती है, सिर्फ परिवारवाद का आरोप आप इसलिए लगाते हैं कि आप अपनी नाकामी को छुपाना चाहते हैं। इनका परिवार को मेहुल भाई, नीरव भाई, ऋषि अग्रवाल, संदेशरा बंधु, विजय माल्या, तो 5,35,000 करोड़ रुपए के ब्रेन ट्रस्टर्स आपके परिवार हो गए। जिनका 10,08,000 करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिया वो आपके परिवार हो गए। अरे 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हो गए। पढ़िए तो सही आरबीआई की विंड स्ट्रीट मेमो, 60 लाख एमएसएमई परमानेंट बंद हो गए, जो बैकबोन की हिंदुस्तान की, उसको तोड़कर रख दिया नोटबंदी के काले कानून ने और मनमानियों ने। इस बात का उल्लेख तो करना पड़ेगा ना हिंदुस्तान के लोगों के लिए। आप 58 साल 45 साल की सर लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात में उल्लेख इस बात का कर रहे हैं कि साहब जिन्होंने देश को लूटा है ना, उन्हें वापस लौटाना पड़ेगा। भ्रष्टाचारियों का महिमा मंडन क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सवाल उठा रहे हैं, और यही वो सवाल है क्या दिबांग, जो आपको लगता है राजनीतिक तौर पर कांग्रेस को इस वक्त परेशान कर रहे हैं? दिबांग जी हाँ, बिल्कुल कांग्रेस को जरूर परेशान कर रहे होंगे। कांग्रेस नहीं बल्कि जितनी क्षेत्रीय दल हैं उनको भी परेशान कर रहे होंगे ये बातें। लेकिन मुझे लगता है कि ये बातें आखिर में कहीं कहीं और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें कहीं कहीं, जो कि जिनका भी उल्लेख ज़रूर होना चाहिए। 5 प्रण उन्होंने लिए, वो एक बहुत बड़ी बात रही। और मुझे जिस बात का इंतज़ार था वो सुनने को भी मिली। उन्होंने जल संरक्षण की बात करी। अगर आप देखें नीति आयोग की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि 70% जो आबादी है वो इस समय एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस में है। 70% जो हमारा जल है ज़मीन के नीचे वो आज दूषित है। उसके बारे में बात कही, बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि अगले साल ही भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। 1,40 करोड़ हमारी आबादी हो जाएगी, और उसमें भविष्य को यानी बच्चों के लिए हमने क्या कर रहे हैं उस पर बहुत ज़रूरी है। स्कूली शिक्षा पर उन्होंने बात की, उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी की बात की। लेकिन अगर आप एजुकेशन पॉलिसी की हालत देखें तो ये है, मैं आपको एकदम ये पढ़ के बता रहा हूँ जो ताज़ा रिपोर्ट आई है, जो ये बताती है कि 2014 और 2014 से 2020 के बीच अगर तीसरी क्लास के बच्चों को देखें तो जो तीसरी क्लास के बच्चे पहली क्लास की किताबें पढ़ सकते हैं उनकी संख्या में 41% से कमी होकर 24% पर वो पहुंच गई हैं। हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं, ये बहुत ज़रूरी सवाल हैं। हमारे नेता यहाँ पर हैं, वो बात करेंगे ऐसे मुद्दों पर जो मुझे लगता है कि उतने ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण है नहीं। ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, पानी की बात, शिक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात। ये इन बातों में उन्होंने उल्लेख किया। उन्होंने ये भी कहा कैसे अनुसंधान बहुत ज़रूरी है। भविष्य की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात है, भारत को डिजिटल हब बनाने की बात है, डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात है। ये सारी बातें एक अलग किस्म की बातें हैं। ये बातें हैं जिनमें राजनेता इतने चटकारे लेकर एक दूसरे पर हमला नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है इसलिए इनकी चर्चा नहीं होती। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये ज्यादा जरूरी बात है। इन तमाम बातों को अंडरलाइन किया आपने, तमाम बातों को दर्शकों के सामने रखा, क्योंकि ये वो बातें हैं जो देश की जरूरत है, जिनको मजबूत बनाने की जरूरत है। अगर देश को मजबूत बनाना है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।